हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि यादव अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग फिजिक्स की क्लास में मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, गति के बारे में। जो मोशन है ये ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ रखा है। इसकी प्रीवियस क्लासेस जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको प्लेलिस्ट में ज़रूर आप जा कर के देखें, ताकि आप लोगों के जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग जो है कि मोशन के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो हमारे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। हालांकि जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनको पता है कि अगर हम न्यूटन्स के बारे में बात करें तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे एग्ज़ाम में न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं और तीनों से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम जानेंगे। न्यूटन्स के बारे में एक एक चीज़ें बेसिक से लेकर के लास्ट तक और उससे बनने वाले हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इससे प्रीवियस वीडियो जिनमें हम लोगों ने जो बात कर रखी है कि हमारा मोशन होता क्या है, इसकी बेसिक्स हो गई। इसके बाद हम लोगों ने इसके इक्वेशंस की बात करी कि जो गति के समीकरण होते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोगों ने एक्सेलरेशन, फोर्स, मास और इन सब के बारे में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी हैं इस चैप्टर में, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते ही हैं। और बच्चों, हम लोग जब इस वीडियोस में बात कर रहे हैं, जब भी मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ उस पोर्शन की बात कर रही हूँ जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेसिकली बनते ही बनते हैं। अननेसेसरी कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज मैं जो आप लोगों से बात करूंगी वो मैं बात करूंगी न्यूटन्स लॉ के बारे में। सबसे पहले हमने पता है कि जो न्यूटन्स होते हैं उसके 3 लॉज होते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस बात को जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले पॉइंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन के गति का फर्स्ट लॉ या नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम। चलिए, बहुत सारे बच्चे हम जानते हैं, उनको पता होगा कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है ये क्या होता है बच्चों। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हमारा हो जाता है कि हमारे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करते हैं बच्चों, तो हमें पता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सपोज़ करिए कि अगर कोई भी बॉडी, कोई पार्टिकल अगर है वो अगर रेस्ट पे है, ठीक है, अगर कोई बॉडी या पार्टिकल जब रेस्ट पे है, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो बॉडी या वो पार्टिकल अपने आप मूव करता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ को, या फिर कोई बॉडी या पार्टिकल अगर वो मोशन ही कर रहा है तो जब तक कि हम उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं तो वो जो होता है बच्चों, वो हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट पे आती ही नहीं है, रुकती ही नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। मतलब जब भी कोई बॉडी है, जब तक उस पर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपनी पोजीशन अगर रेस्ट पे है, विराम पे है, तो वो विराम पे ही रहती है, हिलती बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई भी वस्तु हमारी गति कर रही है और जब तक वो गति तब तक करती रहती है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो सब लोग, आप लोग जो है डेफिनेशन मेरे साथ नोट करिए कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इफ़ एन object is at rest will remain at rest, or if a object is at motion, ठीक है, is at motion will remains in motion
इन मोशन, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे जो मैं शब्द लिखने जा रही हूँ, अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस, अनलेस external force is not applied, external force is not applied। ठीक है, वही बात हो गई बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा तब तक रेस्ट पे रहता है, जब रेस्ट पे है तो वो रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करता है। या फिर अगर हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा जब मोशन में है, गति कर रहा है, तो वो अपने गति के मोशन, या फिर ये कह लो कि वो गति में ही रहना चाहता है, अनलेस हम उस पर क्या ना करें, एक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश वालों, हिंदी वालों लिखियो कि क्या होता है बच्चों कि यदि कोई वस्तु, क्या होती है, यदि कोई वस्तु विराम में है, ठीक है, यदि कोई वस्तु हमारी विराम में है तो वो विराम में ही रहती है, तो वह विराम में ही रहती है, ओके। और या गति में कोई वस्तु अगर गति में है तो वह गति ही करती रहती है, जब तक, ये लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम उस पे क्या ना कर दें, कोई भी बल ना लगाएं, जब तक उस पे कोई बल ना लगाएं। ठीक है, बात आ गई समझ में। ये क्या हो गया बच्चों हम लोगों की, ये हो गई हमारी डेफिनेशन कि अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिफाइन करते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है बेसिकली क्या, तो हम लोग अगर उसकी बात करेंगे तो ये हम लोग इसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा होता है और उस पर जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तो अगर वो वस्तु हमारा रेस्ट पे है, विराम पोजीशन पे है, तो वो विराम में ही रहने की कोशिश करता है, और अगर वो गति कर रहा है तो वो गति में ही रहता है जब तक कि हम उस पर क्या ना हो, कोई बल नहीं लगाते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, ये हमारी बॉल है, ठीक। अब बेटा क्या होता है कि ये बॉल मैंने देखा कि ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, इसमें कोई गति नहीं, कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये बॉल सिर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है, और ये बॉल तब तक वहाँ पे पड़ी ही रहेगी जब तक कि हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये बॉल यहीं पे रहेगी, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। जैसे अगर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कोई एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, चाहे कितने भी न्यूटन का फोर्स आप लोग लगाइए, जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि बॉल की जो मूवमेंट है, जो इसकी गति है, वो हो जाएगी, मतलब बॉल क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारे फोर्स, जब तक हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तब तक वो बॉल अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। यही तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक हम किसी पदार्थ पे, किसी वस्तु पे पहला फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपनी जो भी उसकी पोजीशन होती है वो उसमें क्या रहती है, अपनी मेंटेन रहने की कोशिश करती है। अब अगर मैं सपोज करूँ कि चलिए मैंने आपसे ये कहा कि इस बॉल पे आपने खूब तेज का फोर्स लगाया, बॉल क्या हो गया, आसमान में उड़ गई, ठीक है। जब ये बॉल हमारी आसमान में उड़ने लगती है बच्चों, तो होता क्या है कि आप क्या देखेंगे कि ये जो बॉल है वो काफ़ी दूर तक ऊपर तक चली जाती है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब कोई वस्तु मोशन में होती है तो वो मोशन ही होती है, मोशन ही करती रहती है, गति ही करती रहती है। तो अगर मैंने बॉल पे फोर्स लगाया है, बॉल कहीं ऊपर की तरफ गई है, तो आप क्या देखेंगे कि बॉल काफ़ी दूर तक ऊपर तक ही जाती रहती है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि मैम उस पर जब फोर्स लगा ही नहीं तो बॉल ऊपर से नीचे कैसे आ गई, क्यों आ गई भाई? देखो, जब हम बॉल को ऊपर हम
फोर्स लगा देते हैं, ऊपर चली जाती है, बॉल गति कर रही होती है, तो बॉल एक टाइम के बाद नीचे भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि उस पर तो कोई फोर्स लगा नहीं। लेकिन बच्चों हमें पता है कि हमारे ऊपर भी एक फोर्स नीचे लग रहा होता है, अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। इसीलिए बॉल जब ऊपर जाती है कुछ टाइम के लिए और वो वापस चली आती है, इसका मतलब होता है कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा। कौन सा फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, इसलिए बॉल ऊपर तो गई, मोशन में तो थी कुछ देर के लिए, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल लगने की वजह से बॉल हमारी दोबारा जमीन पे आ जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आई कि मतलब जब बॉल हमारी एक टेबल पे पड़ी हुई है, एक रेस्ट पोजीशन पे पड़ी हुई है, तब भी उसमें कोई मोशन नहीं हो सकता है। अगर वो वहाँ पड़ी है मतलब पड़ी है, जब तक कि हम उस पर फोर्स नहीं लगाते हैं। और जैसे हम उस पर फोर्स लगाते हैं, बॉल काफ़ी दूर तक ऊपर जाती है, लेकिन क्या होता है कुछ देर के बाद बॉल जो है कि नीचे आ जाती है, अपने रेस्ट पोजीशन पे विराम में आ जाती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब बॉल ऊपर जाती है तो बेसिकली हो क्या रहा होता है बच्चों कि इसमें एक जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो अर्थ की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, इसी की वजह से बॉल अगर कुछ देर के लिए ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है, अपने विराम पोजीशन को धारण कर लेती है। आ गई बात समझ में? तो जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है बेटा, अगर मैं उसके डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल की बात करूं तो यही बात होती है। आ गई सबको बात समझ में? तो आप लोग जो है कि न्यूटन्स लॉ को फटाफट इसको जो है कि नोट कर लीजिए। और मैंने इसको जो अंडरलाइन किया है, इसको इसलिए किया है बेटा कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, कोई भी वस्तु अपना जो भी स्टेट है या जिस भी वो अवस्था में है उसको बिल्कुल भी नहीं बदलती है। तो ये डेफिनेशन फटाफट आप लोग जो है कि नोट कर लीजिए, और उसके साथ ये उदाहरण जो मैंने दिया बॉल का वो भी नोट कर लीजिए। और ये भी नोट कर लीजिए कि जब बॉल ऊपर जाती है आसमान में तो नीचे चली जाती है, जबकि उस पर तो हम कुछ नहीं लगाते, तो बेसिकली उस पर गुरुत्वाकर्षण बल, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा होता है। इसीलिए बॉल जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है। ठीक है, ये तो बेटा बात हो गई हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के डेफिनेशन की, कि बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। बात करते हैं हम इनर्शिया की, जड़त्व की। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताते रहिए कि क्या आपने इनर्शिया या जड़त्व के बारे में पहले पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो हमें आप हिंट दीजिए कि क्या होता है इनर्शिया, क्या होता है जड़त्व, किसे जड़त्व कहते हैं। बाकी हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली कि बेसिकली जो हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है, ये किसे कहते हैं हम फर्स्ट लॉ को। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी वस्तु पे अगर कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो जिस भी पोजीशन में है वो विराम है, अपने रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर वो मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी जब तक कि हम उस पर फोर्स कोई नहीं लगाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इनर्शिया की, जड़त्व की। अब आप हम लोग हमें बताइए कि जो इनर्शिया होती है, जो जड़त्व होती है, वो क्या होती है। चलिए, अगर हम बात करें इनर्शिया की, जड़त्व की, इनर्शिया या फिर जड़त्व। चलिए, अब हमें बताइए कि जो इनर्शिया होता है, जो जड़त्व होता है, ये क्या होता है। एक चीज़ बच्चों आप लोग ये भी समझिए कि जो इनर्शिया होती है, जो हमारी जड़त्व होती है, बेसिकली ये क्या होती है कि इस जो हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है, इसको हम इनर्शिया या फिर यूँ कह लीजिए कि हम इसको जड़त्व भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। कई बार बेटा इससे क्वेश्चन भी आता है कि जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया या फिर जड़त्व कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, वन लाइनर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर इनर्शिया की, तो अगर मैं डिफाइन करूँ कि इनर्शिया बेसिकली है क्या, तो आप लोग मुझे बताइए कि जो इनर्शिया है इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं। देखिए, हमने जब इसको डेफिनेशन की बात करी कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है, उसमें हमने ये बात की कि भाई जब तक हम किसी चीज़ पे एक्सटर्नल या बाहरी फोर्स नहीं लगाते हैं, कोई बल नहीं लगाते हैं, तो जो वस्तु होता है वो अपनी जो भी स्टेट है उसको रिमेन्स रखता है, मतलब बदलना नहीं चाहता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ हमारा इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया भी बेटा वही चीज़ होती है कि टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ, लिखिए, टेंडेंसी of object to maintain its
इट्स पोजीशन और स्टेज ठीक है। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा इनर्शिया होता है, जो हमारी जड़त्व होती है, इसकी वो क्या करती है कि बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है कि अपनी टेंडेंसी, अपने स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। मतलब जो भी उसकी स्थिति होती है उसमें बदलाव नहीं हो, इस चीज़ की कोशिश करता है। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया, या फिर यूँ कह लो कि जड़त्व। ठीक है, तो जड़त्व हमें समझ में आ गया कि जड़त्व हमारा क्या होता है, या फिर कह ले कि प्रत्येक वस्तु जो होती है, हिंदी वाले भी लिखे कि जो हमारी प्रत्येक वस्तु होती है, प्रत्येक वस्तु जो होती है वो किस चीज़ का कोशिश करती है कि जो वस्तु है उसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं हो। तो प्रत्येक वस्तु जो होती है वो क्या करती है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। ठीक है, यही हो गया भाई हमारा जड़त्व। तो हमारा इनर्शिया क्या होता है कि जो भी वस्तु है जिस भी अपने स्थिति में होती है कोशिश करती है कि वो हमारी स्टेज जो है वो मेंटेन रहे, उसमें बदलाव नहीं हो। अब मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल देती हूँ। अब देखिए कि अगर एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बात करूँ कि सपोज करिए कि यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स है या ईंट है। सपोज करिए कि ये क्या है, एक बड़ा सा आपका ईंट है। ठीक है, ये क्या है, ईंट है। ये क्या है, लार्ज ईंट। ठीक, लार्ज जो है कि लार्ज ब्रिक, या फिर ये कह लो कि बड़ा ईंट। ठीक है, ये क्या है, हमारा ईंट बड़ा है। एक इससे छोटा ईंट है। ठीक है, एक मान लो सपोज करो कि इतना छोटा सा ईंट है। आई बात समझ में? डेफिनेशंस अगर जिनको क्लियर होगी वो इसका आंसर समझ जाएंगे कि मैम क्या आगे पढ़ाना चाहती हैं। ये समझिए, मान लीजिए ये आपकी टाइनी ब्रिक है। ठीक है, या फिर यूँ कह लो कि छोटा ईंट। ये क्या है, छोटा ईंट। चलो भाई, अब मुझे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ बच्चों कि जो इनर्शिया है, जो जड़त्व होता है, हमने डेफिनेशन समझ लिया, उससे आप इसको कंक्लूजन निकालने की कोशिश कीजिए कि अगर हमारा जो बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा ईंट है, एक छोटा ईंट है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं या आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि जो ये आपके ब्रिक्स है, बड़े ब्रिक्स और छोटे ब्रिक्स में से किसका इनर्शिया या किसका जड़त्व ज़्यादा होता है, तो फटाफट आप मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब जो इनर्शिया है ये बड़े बॉक्स का ज़्यादा आएगा या फिर जो इनर्शिया है ये छोटे बॉक्स का ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा, आप लोग आंसर बताइए फटाफट। और जो हमारा इनर्शिया है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, जिसको ये पता होगा कि इनर्शिया किस पे, जो जड़त्व है ये किसके ऊपर जो है कि डिपेंड करता है, तो वो ही बच्चे हमको इसका आंसर बता पाएंगे कि जो ये बड़ा ईंट है उसका इनर्शिया ज़्यादा है या फिर जो हमारा छोटा ईंट है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। चलिए फटाफट आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, हाँ, और एक क्वेश्चन आप लोग मुझे इसके साथ ये भी बताइए कि जो बड़ा ईंट है इसको पुश करना आसान होता है या छोटा जो ब्रिक है इसको होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मैम आप लोग फटाफट बताएंगे कि जो छोटा ईंट है उसको हम जल्दी उठा सकते हैं या फिर कह लो कि ईजिली उसको हम पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि जो बड़ा ब्रिक्स होता है, जो बड़ी ईंट होती है, इस पर क्या हम लोग जो है कि इसको क्या मतलब धक्के दे करके मतलब टफ है, इस छोटे के मुकाबले में जो बड़ा ईंट है इसको खिसकाना, इसको पुश करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करूं बच्चों, तो हमारा जो इनर्शिया होता है, बेसिकली इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है हमारा जो है किस पे, डिपेंड्स ऑन मास, हमारे द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे आधारित है, तो ये है हमारा द्रव्यमान पे। आगे बात समझ में सबको कि जो हमारा द्रव्यमान होता है इस पे जड़त्व हमारा जो है कि
डिपेंड करता है। अब बात होती है कि भाई जो मास है, इनर्शिया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब समझो कि जो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका मतलब क्या होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि देखिए ये जो हमारा, सपोज करो ये हमारा मास है, हमारा जो द्रव्यमान है, अगर मैं इसमें बात करूं कि जो हमारा इनर्शिया होता है या फिर यूं कहे कि जो हमारा जड़त्व होता है बच्चों, इसमें ये किसके जो है कि इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम मास की वैल्यू, मतलब जो हमारा द्रव्यमान है, जब हम उसको बढ़ाएंगे तो हमारा जो जड़त्व है या जो इनर्शिया है वो भी हमारी क्या होगी, वो हमारी बढ़ेगी। आई बात समझ में। तो मतलब यही हो गया कि हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं यहाँ पे आगे चल के आप लोगों से इन्वर्सली के बारे में भी बात करूँगी, लेकिन आप छोटा सा समझ लीजिए कि इन्वर्सली वो चीज़ होती है, अगर सपोज करिए मास को बढ़ाते हैं और उसके साथ जो वैल्यू है वो घट रही होती है, उसके अपोजिट होती है, उसके अगेंस्ट होती है, तो वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम मास की बात करेंगे तो यहाँ इनर्शिया और मास जो होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर मास जिसका ज़्यादा होगा तो इनर्शिया इसका ज़्यादा होगा। तो अब आप लोगों को ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा लार्ज बॉक्स है बेसिकली इसका जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो हमारी इनर्शिया होती है किस पे डिपेंड करती है, मास पे, हमारे द्रव्यमान पे डिपेंड करती है। और ये भी देखा हम लोगों ने कि जो हमारा द्रव्यमान है, जो हमारा मास है, ये किसके इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे जड़त्व की। ठीक है, जो हमारा ये द्रव्यमान है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जड़त्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि जो बच्चे ये जो लार्ज बॉक्स होता है हमारा, इसका जो इनर्शिया होती है ये क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, इसकी इनर्शिया क्या हो जाएगी, इसका जड़त्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो हमारा छोटा बॉक्स है, ठीक है, इसकी जो जड़त्व होगी, इसका इनर्शिया कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका मास कम है। और जो मास होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जड़त्व के। या कह लो कि हमारा जो द्रव्यमान है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जड़त्व के। मतलब अगर हम द्रव्यमान की वैल्यू बढ़ाते हैं तो जड़त्व ही अपने आप ज़्यादा हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें, ये तो बहुत ही आसान है कि अगर हम जो है कि बड़ा वाला बॉक्स, अगर बड़े वाले बॉक्स पे हम लोग जो है कि अगर पुश करते हैं या कोई फोर्स लगाते हैं तो इसको हिलाना मुश्किल है एज कंपेयर टू कि हम छोटे बॉक्स की बात करें। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों को पूरी कहानी क्लियर हो गई कि हमारा जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है बेसिकली उसमें होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम समझते कैसे हैं। और हम लोगों ने एक बात करी इनर्शिया की, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हमारे ये एग्ज़ाम में आता ही आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि जो जड़त्व है वो क्या होता है। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा जैसे मैंने बताया पूछ लिया जाता है कि जो जड़त्व है, या फिर ये कह लो कि ऑप्शन दे देगा आपको इनर्शिया और उसके साथ 2-3 ऑप्शन और दे देंगे और पूछ लेगा कि जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो वो इनर्शिया जड़त्व के नाम से जाना जाता है। उसकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने समझ ली कि इनर्शिया जो जड़त्व होती है बेसिकली हम किसे कहते हैं। और ये भी हमने समझा कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करती है, कैसे, डायरेक्टली या इन्वर्सली। ठीक है, तो अगर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो मैं उम्मीद करती हूँ कि गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से आगे बात करती हूँ जो है कि अगर इनर्शिया में, अब जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ मैं कि एक आपकी साइकिल है, एक आपकी ट्रेन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो साइकिल है उसका इनर्शिया ज़्यादा है या फिर जो ट्रेन है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मुझे एग्जांपल में आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे कोई साइकिल है, ठीक है, और एक ट्रेन है। ठीक, एक साइकिल है, एक ट्रेन है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि भाई इनमें से किसका जो है इनर्शिया, किसका जड़त्व ज़्यादा है। तो अब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि साइकिल का भाई मास क्या होता है, इसका मास इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मास है ये ज़्यादा होगा। आई बात समझ में। इसलिए जो ट्रेन है, ट्रेन का जो जड़त्व है, इनर्शिया है, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका जो जड़त्व है वो कम हो जाएगा साइकिल का। आई बात समझ में। मतलब यहाँ पे इसका जो इनर्शिया है कम है, मास भी इसका जो है
कम है। ठीक, आई बात समझ में। लेकिन जो ट्रेन होता है इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका मास भी ज़्यादा है। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया हमारी पूरी कहानी जड़त्व के बारे में, इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया से अब कोई भी क्वेश्चन बनना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। इसके कंसेप्ट से क्वेश्चन जरूर आपको बन सकता है कि मास दे देगा या कोई छोटी बड़ी चीज़ दे देगी और आपसे उसके कंपैरिजन में पूछ लेगा, तो आप इसके भी क्वेश्चन अब बिल्कुल सही सही कर सकते हो। अब बात करेंगे हम जो है नेक्स्ट, कि जो हमारा इनर्शिया होता है, इनर्शिया के जो है टाइप्स कौन कौन से हैं, मतलब इनर्शिया जो है कितने प्रकार का होता है। आगे बात समझ में। साथ ही साथ आप लोगों को अगर समझ में आ गया है इनर्शिया, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि अगर 1 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है, तो इसमें से हमें ये बताइए कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर 1 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है, तो इसमें से इनर्शिया या हम कह लें जड़त्व किसका ज़्यादा है। तो फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर्स करते रहिए। तब तक हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे ये है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए बताइए 1 रुपये सिक्के और 5 रुपये के सिक्के में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, इनर्शिया जड़त्व, इसके क्या है प्रकार के प्रकार, या यूं कहें टाइप्स ऑफ इनर्शिया। चलो भाई बताओ, 1 रुपये के सिक्के, ठीक है, 1 रुपये के सिक्के और हमारे 5 रुपये के सिक्के में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है जो 5 रुपये का सिक्का है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने देखा है वो मोटा भी होता है, उसका मास भी ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारा 1 रुपये का सिक्का है बेचारा पतला सा होता है। ठीक है, तो अभी सबको ये बात पता हो गई होगी कि जो हमारा इनर्शिया है 5 रुपये सिक्के का ज़्यादा होता है, क्यों होता है। अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ टाइप्स ऑफ इनर्शिया की, कि मतलब जो जड़त्व होता है, जड़त्व का जो कितने प्रकार के जड़त्व होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जड़त्व के प्रकार की बात करूँ बच्चों, तो जो हमारा जड़त्व होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इन सबको हम एक ही जगह पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब विराम का जड़त्व। क्या कहेंगे इसको, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। ठीक, चलो अब आगे हमारा जो दूसरा टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। अब मैं तीसरे की बात करूं तो बेटा वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। चलिए अभी आप मेरे को बताइए कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करूं बच्चों, तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल ये आता है कि जो अगर मैं आपको कहूँ कि जो हमारे पत्ते होते हैं, जो हमारा पेड़ होता है, जब पेड़ से पत्ते टूटते हैं, अगर पेड़ को आप हिलाते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो उसकी लीव्स होती है, जो उसके पत्ते होते हैं, वो क्या होता है कि टूटने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स जो है हमारी जो दिनचर्या, हमारी जो लाइफ में होती है, उसी से सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़िए, खास करके अपने साइंस को पढ़िए, तो उसको अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़िए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपसे पहला पॉइंट बोला कि पत्ते जो हैं, ठीक है, पेड़ को हिलाने पे, ठीक है, पेड़ को हिलाने पर पत्तों का गिरना। चलिए, ऐसा
क्यों होता है। मतलब अगर हम जो है हमारा जो पेड़ होता है, ठीक है, मतलब हमारा जो पेड़ होता है जब इसको हम इस तरीके से हिलाते हैं, ठीक है, जब हम किसी पेड़ को अपने मूवमेंट में करते हैं, उस पर झटके लगाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पेड़ के पत्ते होते हैं वो फटाफट नीचे ज़मीन पे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लिखें तो उसी से, लेकिन ऐसा होता क्यों है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा पेड़ का पत्ता होता है, जब आप लोग उसको मोशन में लाने की कोशिश करते हो, जब पेड़ को आप हिलाने की कोशिश करते हो, तो बच्चों आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो हमारे पत्ते हैं वो क्या होता है कि वो रेस्ट में कोशिश करता है कि वो विराम पोजीशन में है, क्योंकि आपके पेड़ को हिलाने से पहले वो तो विराम में ही थे, रेस्ट पर ही थे। तो मैंने क्या बताया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि जो वस्तु जिस भी अपने स्थिति में है, जिस भी अपने पोजीशन में है, वो क्या करती है, वो कोशिश करती है कि उसी में रहे। तो ऐसे ही जब पत्ते क्या है, अगर जब तक आप पत्तों को नहीं हिला रहे हैं, पेड़ को नहीं हिला रहे हैं, तब तक आप क्या कहेंगे कि क्या देखेंगे कि जो पत्ता है वो तो रेस्ट पे है, वो तो हिल ही नहीं रहा है। लेकिन आपने उस पर क्या किया, आपने एक उस पर बल लगाया, फोर्स लगाया, मतलब पेड़ को हिलाया, और क्या हो गया कि पत्ता क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करे। और इसी की वजह से जो पत्ते होते हैं वो पेड़ से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशंस को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। तो यही तो हमारा जड़त्व का जो रेस्ट विराम जड़त्व का पोजीशन जो डेफिनेशन है वही तो है कि मतलब हम जब पेड़ को हिलाते हैं तो बेसिकली जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं कि रेस्ट पे रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी के, लेकिन हमने हिला दिया, मतलब उसको मोशन में, उसके गति को जो है एक फोर्स लगाया, इसीलिए पत्ते क्या हो जाते हैं, फटाफट जो है गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की इसमें बात करूं मैं बच्चों, तो दूसरा एग्जाम्पल जो है कि अगर हमने एक चीज़ देखी है कि जो हमारी जो दरी होती है, मैट होती है, जो हमारा कोई भी मैट है, उसमें से जो डस्ट होता है ना, जो गंदगी, मतलब जब आपने देखा होगा कि जब किसी भी ब्लैंकेट को जो है कि आप यहाँ पे ये लिखो कि जो है डस्ट रिमूव्ड, ठीक है, डस्ट रिमूव्ड फ्रॉम ब्लैंकेट, ठीक, डस्ट रिमूव्ड फ्रॉम ब्लैंकेट, मतलब जो हमारी कंबल होती है उससे जो हम लोग मिट्टी निकाल पाते हैं, जो उसको झाड़ते हैं तो उससे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रिमूव्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि रेस्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब विराम के जड़त्व के कारण ही होता है। फिर से उसी में वही लॉजिक लगता है कि जो उसमें मिट्टी पड़ी होती है, जो हमारा चद्दर होता है, कंबल होता है, वो क्या होता है, एक रेस्ट पोजीशन में वो मिट्टी पड़ी होती है, लेकिन जब आप उसको छोड़ना और हिलाना की कोशिश करते हो, मतलब उसको क्या करते हो, आप उसको उसके विराम पोजीशन से आप उसको गति में लाने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या होगा, वो अपने आप को रेस्ट पोजीशन, विराम पोजीशन में ही तो रहने की कोशिश करेगा ना, इसीलिए मिट्टी बाहर चली जाती है और हमारा ब्लैंकेट साफ़ हो जाता है। आई बात समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, तो इसमें ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जिससे हमारी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सफिशिएंट है कि अगर मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझ पाई हूँ तो कैसे, क्योंकि भाई देखो, जैसे अगर पेड़ है उसमें बेसिकली होता क्या है कि जब तक आप पेड़ को हिलाएंगे नहीं तब तक पत्ता नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वो तो रेस्ट पोजीशन में ही है, कोई उस पर बल लगा ही नहीं है। लेकिन जब फोर्स लगाकर उस पर बल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो पत्ते हैं वो अपने रेस्ट के पोजीशन में ही रहने की कोशिश करने की वजह से टूटकर गिर जाते हैं। और वही सेम प्रोसेस होता है जब आप डस्ट को रिमूव करते हैं ब्लैंकेट से। जब आप कंबल से मिट्टी को निकालते हैं, धूल को निकालते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि जो मिट्टी धूल होती है वो रेस्ट पोजीशन पे पड़ी रहती है और आप उसको झकझोरते हैं, उसको मोशन, गति में लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से धूल क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। इसमें बच्चों हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप साइकिल चलाते हो तो कई बार क्या होता है, जब आप बहुत स्पीड में चलाते कुछ देर बाद क्या होता है कि जब आप पैडल मारना छोड़ देते हो, पैडल नहीं भी मारते हो, तो आपने क्या देखा है कि पैडल ना मारने के बावजूद भी जो साइकिल होती है वो हमारी कुछ दूर तक चलती रहती है ना। मतलब अगर जब पैडल मारते हो चलाते रहते हो थोड़ी देर साइकिल को, और फिर आपने अचानक से पैडल मारना स्टॉप कर दिया, पैडल को नहीं मारा, फिर भी आप क्या देखोगे कि वहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारा जो साइकिल है कुछ देर तक बिना पैडल मारे भी चलती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो हमारा जो है इनर्शिया ऑफ मोशन, गति के जड़त्व के कारण ही होता है। आ गई बात समझ में? तो इसमें पहले एग्जाम्पल की बात करूं तो बिना पैडल मारे
बिना पैडल मारे, बिना पैडल के साइकिल का कुछ दूर चलना। आगे बात समझ में, कुछ दूर चलना। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कहता है। ठीक है, कि मतलब जब तक हम पैडल पर कुछ देर के लिए अगर नहीं भी फोर्स लगाते हैं, नहीं भी उसको चलाते हैं, तब भी हमारी साइकिल कुछ दूर तक चलती है। लेकिन इससे बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है कि सपोज करिए हमने एक चीज़ देखी है, ठीक है, कि जब हम बस में बैठे होते हैं, ठीक है, बस में बैठे होते हैं और बस हमारे रोड पे चल रही होती है, लेकिन अचानक से हमें जो है कि बस का जो चलाता है ड्राइवर, वो क्या करता है कि वो बस पे जो है ब्रेक मारता है। सडनली बीच में कुछ आ जाने की वजह से जब वो ब्रेक मारता है तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि आपको बहुत ही तेज़ी से झटके लगते हैं। ठीक है, जो भी बस में आप लोग बैठे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जब अगर जो ड्राइवर है अचानक से जब उस पर वो ब्रेक मारता है तो आप क्या नोटिस करोगे कि ब्रेक मारने की वजह से हमें एक तरीके का झटका लगता है। वैसे सेम अगर मैं बात करूं कि अगर बस हमारी स्टेशनरी पोजीशन या फिर रेस्ट पोजीशन पे मतलब खड़ी है और अचानक से ड्राइवर आता है और बस चलाना शुरू करता है, तब भी हमको झटके लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या दोनों झटके एक ही तरफ लगते हैं? जब बस चल रही है तो अगर उस पर जो है कि ब्रेक मारता है तो झटके, और जब बस खड़ी है और जब ड्राइवर जो है कि एकदम झटके से बस चलाने की कोशिश करता है तब जो झटके लगते हैं, क्या वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लगते हैं? आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और आप लोग बस में जब बैठे हैं तो उस अपने एक्सपीरियंस को सोचिए कि क्या होता है। क्या बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड लगता है, या दोनों टाइम पे हमें जो फोर्स लगता है, हमारे जो झटके होते हैं, क्या वो सेम ही डायरेक्शन में लगता है? तो आप उसको सोचिए कि जब कभी बस खड़ी है और आप उसमें बैठे हैं और ड्राइवर चलाना शुरू करता है और झटके हमें किधर को लगते हैं, फॉरवर्ड लगते हैं या फिर बैकवर्ड? तो ये सोचिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखती हूँ और आप लोग इसका आंसर करिए मुझे। सपोज करिए कि व्हेन बस इज मूविंग, व्हेन बस इज मूविंग मतलब बस हमारी क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है, व्हेन बस इज मूविंग, ठीक है, बट स्टॉप सडनली मतलब ब्रेक लगाया, ठीक है, ब्रेक लगा एंड स्टॉप सडनली। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमारी बस चल रही थी और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वो क्या हो जाती है, स्टॉप सडनली, देन we get jerk। ठीक है, चलो भाई, अब मेरे को आप फटाफट बताइए कि जो हमारा, अगर हमारी बस चल रही होती है, बस क्या होती है, चल रही होती है, जब हमारी बस क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, चल रही होती है, और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मारा, बस हमारी रुक गई, तो हमारा जो फोर्स लगता है या फिर कह लो कि जो हमारा जर्क लगता है, झटके लगते हैं, वो हमें अपवर्ड फॉरवर्ड लगते हैं या बैकवर्ड लगते हैं? ठीक है, वो बताइए, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आप ये बताइए मुझे कि व्हेन अ स्टेशनरी बस, ठीक है, मतलब बस क्या है, रेस्ट पे है, स्टेशनरी पे है, आराम की अपने विराम अवस्था पे है। ठीक है, स्टार्ट सडनली, बस स्टार्ट्स सडनली, वी गेट जर्क। ठीक है, चलो भाई, फटाक से आप मेरे को बताओ कि अगर एक तो हमने क्वेश्चन आपसे ये पूछा, एक क्वेश्चन ये पूछा कि जब हमारी बस जो है मूव कर रही है, चल रही है हमारी बस, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो अचानक से ब्रेक मारने की वजह से स्टॉप हो गई, तो आप मेरे को पहला बताइए कि जो हमें झटके लगते हैं वो कैसा लगता है, फॉरवर्ड लगता है या बैकवर्ड लगता है, पीछे की तरफ लगता है या आगे की तरफ लगता है? फटाफट बताइए। देखिए बच्चों, बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग बस में बैठे होते हैं, ठीक है, बस चलते चलते जब अचानक झटके लगते हैं तो बेसिकली वो हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है। किधर लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड का मतलब हुआ आगे की तरफ,
ठीक, आ गई बात समझ में कि मतलब अगर हमारा बस जो है जब चल रहे होते हैं और रोड पे चलते चलते अचानक से जब ड्राइवर हमारा ब्रेक लगाता है तो हम किस तरफ झुकते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे और बस चलते चलते अचानक से ब्रेक लगने की वजह से आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप आगे की तरफ झटके खाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपने ये देखा होगा कि बस रुकी हुई होती है, स्टेशनरी पोजीशन पे होती है, या कह लो कि अपने विराम पोजीशन पे होती है, लेकिन क्या होता है बस के चलने का टाइम हो गया है और ड्राइवर आता है, चाबी लगाता है और इसके बाद देखते हैं कि आप तब जब बस चलने को होती है तब भी आप एक झटका महसूस करते हैं और वो झटका आप क्या देखेंगे कि वो पीछे की तरफ लगता है, मतलब कि आप जो है कि बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ जो है मूव करेंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता है बेसिकली एग्जाम में, ठीक है। तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा और एक्सपीरियंस करके जब सोचेंगे आप तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि जब आप बस में जाते हैं, अगर बस चल रही है रोड पे बट अचानक बीच में कुछ आ जाने की वजह से बस जो होती है बच्चे वो क्या करती है कि वो बस जो है कि ब्रेक लगाने से आप खुद इमेजिन करिए कि आपको क्या लगता है कि जब वो ब्रेक लगता है तो फटाक से आप सोचिए कि क्या होता है, हम लोग आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव जो है हमारी मूवमेंट हो जाती है, हमें झटका लग जाता है। वैसे ही अगर जो है हमारी बस स्टेशनरी विराम पोजीशन पे है और तब अगर बस चलती है, चलना स्टार्ट करती है, तब हमें झटके जो लगते हैं बेटा वो लगते हैं बैकवर्ड, मतलब हम लोग पीछे की ओर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया हमारा यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन का। अब अगर मैं बात करूँ दिशा के लिए बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट ये आता है कि जिस तरीके से हमें क्या कहा जाता है कि भाई सीट बेल्ट लगानी होती है ना। मतलब हमारा जब हम लोग 4 व्हीलर में बैठते हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि भाई हमको क्या करना है, सीट बेल्ट लगानी होती है। क्यों सीट बेल्ट लगानी होती है और आप भी लगाया करिए, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, अगर कभी केस एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट हमारी हेल्प करती है, ठीक है। ये होता है जो झटके लगते हैं, वो क्या होता है हमारा जो है दिशा, डायरेक्शन, जड़त्व के डायरेक्शन की वजह से लगता है। एक चीज़ आप बच्चों और भी नोटिस करिए कि क्या होता है कि मान लो कोई वाहन है, ठीक है, मतलब कोई ऑटो या कुछ भी है, आपकी बस ही जो है, जब आपकी बस बेटा क्या होता है, जब बस किसी कॉर्नर से मूव करती है, ठीक है, क्या करती है, किसी कॉर्नर से जाती है, कॉर्नर पे मूव करती है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि बस अपना चल रहा है, ठीक है, बस चलते चलते क्या हुआ, कोई कॉर्नर आया, ठीक। अब कॉर्नर की वजह से क्या होगा कि ड्राइवर अचानक से जो है कि बस को मोड़ेगा, तो वो कौन सा जो है कि जड़त्व होता है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें ये सिर्फ 2 चीज़ें याद रखिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ लिया कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है वो होता क्या है, आई बात समझ में, उसके डेफिनेशन, उसके एग्जांपल। फिर हम लोगों ने पढ़ा इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, और इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं, हम लोगों ने ये सब भी पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो इससे बाहर आप लोगों का इस पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो कुछ भी बने, आप आंसर तो कर ही लेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर होना इस टॉपिक में हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर कि हम कोई चीज़ रटे या उसको जो है कि उसके बारे में थॉरली पढ़ें। और जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं इन्हीं से घूम फिर करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से तब, या फिर इनर्शिया जड़त्व से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मोशन के ही आगे जो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ है उसके बारे में भी बात करेंगे। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।